हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है कि हम कर रहे हैं सीडी की प्रैक्टिस। आज की जो हमारी प्रैक्टिस सेट है वो है 36। कल भी हमने चाइल्ड डेवलपमेंट के ही क्वेश्चन किए थे। कल हमने स्टार्ट ही किया था चाइल्ड डेवलपमेंट। आज की सीरीज में भी वही आपके 40 क्वेश्चन हैं, लेकिन बड़े दुख की बात है कि आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा गया था, आपने उसका जवाब नहीं दिया था। बहुत ही साधारण सा सवाल था कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत को बताना था आपको, पियाजे के सिद्धांत को बताना था आपको, एरिक एरिक्सन के सिद्धांत को बताना था आपको और एक आपका फ्राइड का सिद्धांत था। इन्हीं चारों के सिद्धांत का नाम हमने आपसे पूछा था, आपने लेकिन नहीं बताया। क्या वो क्वेश्चन आपको आया नहीं या आपने बताना ज़रूरी नहीं समझा? अगर आया नहीं तो आपको एक बार अपनी नोट्स खोल कर रखनी चाहिए थी, देखनी चाहिए थी। अगर आपने ज़रूरी नहीं समझा तो कोई बात ही नहीं है। चलिए बढ़ते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, इकोलॉजी सिस्टम थ्योरी के प्रतिपादक हैं। यानी कि आपको बताना है जो ये इकोलॉजी सिस्टम है ये किसने दिया था? इकोलॉजी सिस्टम थ्योरी किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? क्या स्किनर के द्वारा दिया गया था? क्या ब्रोनफेन ब्रेनर के द्वारा दिया गया था? पावलाव ने दिया था या फिर थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था? तो आपको पता है जो इकोलॉजी सिस्टम है, इकोलॉजी सिस्टम को दिया था ब्रोनफेन ब्रेनर ने दिया था। इन्होंने 5 स्तर बताए थे। वैसे आपने जितने भी सिद्धांत देखे थे, किसी में ये नहीं जो इन्होंने सिद्धांत दिया था, जो प्रतिपादन दिया था, इन्होंने प्रतिपादन किया था, इन्होंने उसको वृत्ताकार समझाया। यानी कि इन्होंने उसे 5 क्या किया 5 स्तरों में डिवाइड किया था। अगर आपको नाम याद आ रहा हो तो ज़रा उन पाँचों का एक बार आप मुझे नाम बता दीजिएगा, ठीक? माइक्रो से स्टार्ट करेंगे आप और क्रोनो तक पहुँचेंगे, ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ब्रोनफेन ब्रेनर के सिद्धांत में कौन सा पर्यावरणीय असर नहीं आता है? हमने आपको पहले ही बताया ना कि इन्होंने 5 स्तर दिए हैं। अब उन पाँचों स्तर अगर आपको नाम याद है पाँचों स्तर का तो आप बड़े ही आराम से बता लेंगे कि इनमें से कौन सा स्तर ऐसा है जो कि ब्रेनफेन ब्रेनर के सिद्धांत से मिलता-जुलता नहीं है। पहला है माइक्रो सिस्टम, अगला है आपका मेसो सिस्टम, तीसरा है आपका मैक्रो सिस्टम और चौथा है आपका एंडो सिस्टम। अगर हम बात करें ब्रोनफेन ब्रेनर के सिद्धांत की, यानी कि जो आपको इकोलॉजी सिस्टम दिया गया था, किसके द्वारा? ब्रोनफेन ब्रेनर के द्वारा। इन्होंने 5 स्तर बताया था, जिसमें सबसे पहला स्तर था आपका माइक्रो, दूसरा था मेसो, तीसरा था आपका मैक्रो, चौथा और पांचवा आप बताएंगे, पांचवा भी मैं बता दे रही हूँ, वो था आपका क्रोनो। अब आपको बताना है कि ये जो एंडो है, ये एंडो सिस्टम इसमें का नहीं है, यानी कि ब्रोनफेन ब्रेनर के द्वारा दिया गया आपका एंडो सिस्टम नहीं आता है। बाकी ये ऊपर के 3 के तीनों ही आपके इन्हीं के सिद्धांतों के अंतर्गत ही आते हैं। और इन्होंने जो अपना सिद्धांत समझाया था, जो इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था, वो कैसा दिया था? वृत्ताकार दिया था। यानी कि जो सबसे अंतः था, यानी सबसे आंतरिक जो स्तर दिया था वो दिया था इन्होंने माइक्रो को बताया था, ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, पूछ रहा है कि डॉट 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 मतलब इनमें से किसने किसके द्वारा विकास एक उल्लेखनीय विधि द्वारा शाला पूर्व बच्चों को सिखाया जाता है? किसके द्वारा? फ्रायड के द्वारा, एडलर के द्वारा, जुंग के द्वारा या फिर मैडम मांटेसरी के द्वारा? तो आपको पता है कि ये जो ये सिद्धांत यानी कि जो किसके द्वारा, इनमें से किसके द्वारा विकास एक उल्लेखनीय विधि द्वारा साला पूर्व बच्चों को सिखाया जाता है? साला पूर्व बच्चों को सिखाने के लिए
इसमें से किसका प्रयोग होता है? क्या जो फ्रायड का सिद्धांत है वो काम में आता है, एडलर का आता है, जुंग का आता है या फिर मैडम मॉन्टेसरी? तो ये जो मैडम मॉन्टेसरी हैं, इनके द्वारा विकसित एक उल्लेखनीय विधि के द्वारा बच्चों को, शाला पूर्व बच्चों को क्या सिखाया जाता है? शाला पूर्व बच्चों को सिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। समूह के नियम सीखने को की प्रक्रिया है। समूह के नियम सीखने की प्रक्रिया क्या है? क्या ये सामाजिकरण है? क्या ये राजनीति है? क्या ये भाषा है या फिर ये परिपक्वता है? अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, समूह के नियम सीखने की, तो समूह के नियम सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो सामाजिकरण कहलाती है। बच्चा समाज में ही आकर समूह के नियमों को सीखता है, जानता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। थॉर्नडाइक का माध्यमिक नियम किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? क्या तत्परता से संबंधित है, बहुप्रतिक्रिया से संबंधित है, अभ्यास का नियम है या फिर प्रभाव का नियम है? तो आपको पता है जो थॉर्नडाइक महोदय थे, उन्होंने सीखने के 2 सिद्धांत दिए थे। सबसे पहले इनका जो सिद्धांत था वो क्या था? इनका जो सिद्धांत था वो त्रुटि का सिद्धांत था। त्रुटि यानी कि ट्राई एंड एरर का जो सिद्धांत था वो दिया था किसने? थॉर्नडाइक ने। इन्होंने बताया कि बच्चा जो सीखता है उसके सीखने के 2 प्रमुख नियम हैं। एक बताया इन्होंने प्राथमिक नियम और दूसरा बताया इन्होंने गॉड नियम। जो इन्होंने प्राथमिक नियम बताया उसमें इन्होंने 3 नियम की चर्चा की और जो इन्होंने गॉड नियम बताए, गॉड नियम में इन्होंने 5 की चर्चा की। तो चाहे आप गॉड नियम कहें, चाहे आप उसे माध्यमिक नियम कहें, दोनों बातें एक ही होती हैं। तो जो इन्होंने माध्यमिक नियम दिए थे वो आपको अगर पहला याद है, जैसे जो आपका तत्परता का नियम है, जो अभ्यास का नियम है, जो प्रभाव का नियम है, ये तीनों आपके प्राथमिक नियम के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो आपका बहुप्रतिक्रिया का नियम है, ये आपका किसके अंतर्गत आता है? तो ये आपका माध्यमिक नियम के या फिर गॉड नियम के अंतर्गत आता है। ठीक? अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि जो थॉर्नडाइक ने त्रुटि का सिद्धांत दिया था, वो उसमें प्राथमिक नियम क्या थे? तो प्राथमिक नियम कौन थे? वो थे आपके तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। यही 3 नियम उनके प्राथमिक नियमों में सम्मिलित थे। बाकी जो बचता है वो आपके 5 में जो आपके 5 बचते हैं वो गॉड नियम के अंतर्गत आते हैं। ये तो आपने अधिगम का सिद्धांत देखा कि इन्होंने सीखने का कौन सा सिद्धांत दिया था, कितना सिद्धांत दिया था। लेकिन इन्होंने बुद्धि का भी सिद्धांत दिया था। बुद्धि का सिद्धांत इन्होंने बताया, वैसे तो इनके बुद्धि के सिद्धांत का नाम है बहुबुद्धि का सिद्धांत, लेकिन इन्होंने जो बुद्धि बताई वो 3 प्रकार की बताई। और कैसे रखा? ऐसे इन्होंने ट्रायंगल पर रखा। इन्होंने बताया एक होती है मूर्त बुद्धि, दूसरी होती है अमूर्त बुद्धि और तीसरी होती है इनकी सामाजिक बुद्धि। इनके अनुसार जो बुद्धि होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक आपने इसी ट्रायंगल की तरह ही और क्या पढ़ा था? आपने देखा था कि जो गृह प्रबंधन के उत्प्रेरक तत्व हैं, आपने उनको भी ऐसे ही ट्रायंगल से प्रदर्शित किया था। साथ ही साथ ट्रायंगल आपने और कहाँ देखा था? तो आपने जो कार्य सरलीकरण देखा था, वहाँ पर आपने भी ट्रायंगल देखा था। लेकिन एक बात बताइए, आपने वहाँ पर 2 ट्रायंगल देखा था। एक ट्रायंगल था जिसमें इन्होंने, एक ट्रायंगल का मतलब था आलस्य और दूसरे ट्रायंगल का मतलब था कि कार्य में अवरोध आना। अब ये बताइए कि ये जो कार्य में अवरोध आ रहा है किसका पार्ट है और जो कार्य में आलस्य दिखाया जा रहा है वो किसका पार्ट है? ठीक, ये आपका काम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। आपको बताना है कि इनमें से कौन सुमेलित है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित है। क्या पियाजे का संबंध संज्ञानात्मक विकास से है?
क्या फ्रायड का सिद्धांत मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से है या फिर एरिक एरिक्सन का संबंध मनोसामाजिक सिद्धांत से है? ये तीनों ही आपके सुमेलित हैं। तो हमें पता है कि जो हमारा ये पियाजे हैं, ये संज्ञानात्मक विकास के जन्मदाता हैं। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादन किया था और इसमें इन्होंने 4 अवस्थाओं का वर्णन किया था। कौन-कौन सी अवस्थाएँ थी? तो इन्होंने 4 अवस्थाओं की बात की थी। मैं आपको उम्र बता रही हूँ, आप उन अवस्थाओं के नाम बताइएगा। पहली अवस्था जो बताई इन्होंने 0 से 2 वर्ष बताई, दूसरी बताई 2 से 7 वर्ष बताई, तीसरी इन्होंने 7 से 11 वर्ष बताई और चौथी इन्होंने 11 प्लस बताई। अब ज़रा अगर आपको नाम याद हों तो आप उन नामों को भी छाप दीजिएगा। वैसे मैं पहला बता दूँ, ये संवेदी पेशीय अवस्था है, ये आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, तीसरा आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, लेकिन चौथे को आप बताएँगे कि चौथी अवस्था कौन-सी है। फिर हम बात कर लेते हैं फ्रायड के। तो फ्रायड ने ही क्या बताया था? फ्रायड ने ही व्यक्तित्व के बारे में बताया था। इन्होंने ही इड, ईगो और सुपर ईगो की बात बताई थी। इन्होंने ही चेतन, अचेतन और अवचेतन मन के बारे में बताया था। इन्होंने विकास की 5 अवस्थाओं का ज़िक्र किया था। अगर हम बात करें एरिक एरिक्सन, तो जो एरिक एरिक्सन थे, इन्होंने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था। इन्होंने भी 8 अवस्थाओं का वर्णन किया था। जो एरिक एरिक्सन हैं, एरिक एरिक्सन और फ्रायड के सिद्धांतों की तुलना की जाती है और आपसे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जो एरिक एरिक्सन थे, इन्होंने एक अवस्था में 2 चीज़ें बताई थी। जैसे जैसे इन्होंने पहली अवस्था जो बताई थी, उसमें बताया था ट्रस्ट बनाम मिसट्रस्ट, यानी कि विश्वास बनाम अविश्वास, परिश्रम बनाम हीनता, श्रम बनाम हीनता। इस तरह से इन्होंने अपनी 8 अवस्थाओं में 2-2 अवस्थाओं के ज़िक्र किया था। ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। ऐसा कौन सा एक है जो कि सुमेलित नहीं है? हावर्ड गार्डनर, इनका सिद्धांत बहुबुद्धि सिद्धांत से है। इनका संबंध सिफेलोकॉडल, ये पैर से सिर का विकास होता है। डॉक्टर वर्जीनिया, इन्होंने अपगार मापन का आविष्कार किया। इलेक्ट्रा मनोग्रंथ ये फ्रायड से संबंधित है। तो आप सभी ने बुद्धि के सिद्धांत पढ़ रखे हैं। बुद्धि के सिद्धांत में आपने देखा था, ये जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है, ये दिया था हावर्ड गार्डनर ने। सिफेलोकॉडल, ये जो सिफेलोकॉडल होता है, आपने क्या कोई विकास सिर से पैर की तरफ देखा है? नहीं। आपने जो विकास देखा है वो पैर से सिर की तरफ देखा है और केंद्र से परिधि की तरफ देखा है। यही 2 आपने क्रम देखे हैं, तो ये आपका सुमेलित नहीं होगा। डॉक्टर वर्जीनिया, इन्होंने अपगार स्केल का प्रतिपादन किया और इन्हीं के नाम पर ये एक नवजात शिशु का जन्म के समय मापन किया जाता है। उसके त्वचा का रंग, उसके हृदय की गति, उसकी आँखों का रंग, कुछ इस तरह से इन्होंने बताया कि नवजात बच्चे के जो शरीर होता है उसको मापने के लिए इन्होंने एक अपगार स्केल बनाया था। तो इन्हीं के नाम पर इसका नाम अपगार मापन पड़ गया। डॉक्टर वर्जीनिया अपगार इनका पूरा नाम था। बाकी अगर हम बात करें इलेक्ट्रा मनोग्रंथ की, तो ये फ्रायड ने ही इलेक्ट्रा और ओडिपस ग्रंथ की बात की थी। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया ये इलेक्ट्रा और ओडिपस ग्रंथ के बारे में। इलेक्ट्रा लड़कियों में पाया जाता है और ओडिपस लड़कों में पाया जाता है। जो कि जैसे जो ये इलेक्ट्रा लड़की का अपने पिता के तरफ जो लगाव होता है, वो इसी इलेक्ट्रा मनोग्रंथ की वजह से होता है। और जो लड़के हैं, लड़कों का अपनी माता की तरफ ज़्यादा रुझान होता है। तो इसकी वजह इन्होंने ओडिपस ग्रंथि को बताया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है।
प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? जो प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला थी वो कहाँ स्थापित हुई? क्या बर्लिन में हुई, बोस्टन में हुई, फ्रैंकफर्ट में हुई या फिर लिप्जिंग में हुई? अगर हम बात कर रहे हैं प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की, तो ये जो प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला है ये कहाँ पर हुई? लिप्जिंग में हुई। कहाँ पर? लिप्जिंग में हुई। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, आलपोर्ट द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के सिद्धांत को कहा जाता है? आलपोर्ट महोदय ने क्या किया था? व्यक्तित्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया था और ये बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं, इनकी परिभाषाएं भी आपसे पूछी जाती हैं। तो जो आलपोर्ट महोदय थे, इन्होंने जो व्यक्तित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया वो क्या था? क्या सील गुण का सिद्धांत था? क्या प्रकार सिद्धांत था? क्या सामाजिक अधिगम सिद्धांत था या फिर व्यवहारिक अधिगम सिद्धांत था? अगर हम बात कर रहे हैं आलपोर्ट के व्यक्तित्व के सिद्धांत की, तो उसे हम सील गुण का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम सील गुण के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के चरण हैं। आपको बताना है कि इनमें से जो संज्ञानात्मक विकास के चरण हैं कौन से हैं। 4 चरणों की जिक्र किया था ना इन्होंने। इन्होंने क्या बताया था कि संवेगात्मक विकास के 4 चरण होते हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा चरण है। क्या संवेदी प्रेरक चरण है? क्या क्रियाशील चरण है? क्या उत्तर परिचालन चरण है या फिर उपरोक्त सभी? अगर हम बात कर रहे हैं संज्ञानात्मक विकास के चरणों की, तो इसमें मात्र एक जो आपका संवेदी प्रेरक चरण है, इसी चरण के बारे में पियाजे ने बात किया था। बाकी उन्होंने क्रियाशील चरण या फिर उत्तर परिचालन चरण के बारे में कोई बात नहीं की थी, उनकी अवस्थाओं में ये सम्मिलित नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछ रहा है, संज्ञानात्मक विकास किसके परिणाम स्वरूप विकसित होता है? क्या ये मानसिक विकास के परिणाम स्वरूप विकसित होता है, शारीरिक विकास, पारिवारिक विकास या फिर पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी? हमें ये रटा रटाया क्वेश्चन है, हमने न जाने कितनी बार पढ़ा है कि जो संज्ञानात्मक विकास के परिणाम स्वरूप विकसित होता है वो होता है आपका पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी। ये थोड़ा सा ऑप्शन आपका दिया गया था, इसी वजह से आपके इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है, अदरवाइज आप मानसिक विकास भी लगा सकते थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में समाहारी परिचालन अवस्था की उम्र है। ये जो पियाजे ने बताया था, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये समाहारी परिचालन अवस्था किस अवस्था को कहते हैं। संवेदी पेशी अवस्था को कहते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को कहते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को कहते हैं या फिर अनौपचारिक को कहते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं कि जो संज्ञानात्मक विकास के समाहारी परिचालन अवस्था है, तो वो अवस्था आप इसे इंग्लिश में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्क्रीट कौन सा है। तो थर्ड वाला जो है आपका वही कॉन्क्रीट है और उसका टाइम पीरियड क्या है? तो वो है 7 से 11 वर्ष, क्योंकि आपको पता है कि 0 से 2 वर्ष पहली अवस्था, 2 से 7 वर्ष ये दूसरी अवस्था है और 7 से 11 वर्ष ये तीसरी अवस्था है, जिसे हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के नाम से जानते हैं। तो आपसे हाथ पैर जोड़ के निवेदन है कि जो पियाजे महोदय हैं या आपके जो भी मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अवस्थाओं का जिक्र किया है, अगर संभव हो संभव हो संभव हो नहीं, आपको संभव करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, इनके इंग्लिश वर्जन को याद करना है। यानी कि आप हिंदी में जैसे जो सेंसरी मोटर है, तो इसको आप सेंसरी मोटर कुछ इस तरह से याद करिएगा। ठीक, हिंदी में भी वही इंग्लिश वाला आपका लिख दिया जाता है और इसी तरह से पूछा जाता है।
फ़ायदा भी है आपका, क्योंकि हिंदी में नाम बदलते रहते हैं। जैसे हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सेंसरी मोटर, और क्या हमने पढ़ा था? प्री कन्वेक्शनल, और हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कंक्रीट ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, और हमने फॉर्मल। यही 4 चीज़ें पढ़ी थी। जिसमें से आपका ये जो कंक्रीट है, इसको हमने एक और नाम देखा, समाहारी परिचालन अवस्था। और हमने अपनी क्लास में क्या देखा था? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो हिंदी वाले नाम इसके कन्वर्ट होते रहते हैं। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप इसका इंग्लिश वर्ज़न ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है 13। पूछ रहा है, एक व्यक्ति की युक्त संगत रूप से सोचने और समस्याओं का समाधान करने की क्षमता किसका अंग है? यानी कि अगर कोई व्यक्ति युक्त संगत सोच रहा है और समस्याओं का समाधान करने की उसकी क्षमता है, तो ये उसका कौन-सा अंग विकसित हुआ है? क्या उसका सूक्ष्म मोटर क्रिया विकसित हुई है? भाषा विकास हुआ है, संज्ञानात्मक विकास है, या अच्छा प्रबंधन कौशल? तो हमें पता है कि अगर कोई व्यक्ति सोच समझकर समस्याओं का समाधान कर रहा है, कोई क्रिया कर रहा है सोच समझकर, यहाँ पर आपके विचारों की बात की जा रही है, यानी कि ये क्या होगा? ये आपका संज्ञानात्मक विकास का अंग होता है। किसका? संज्ञानात्मक विकास का। अगर हम सूक्ष्म मोटर कौशल की बात करें, तो जब हमारी छोटी मांसपेशियाँ परिपक्व होती हैं, छोटी मांसपेशियाँ कार्य करती हैं, तो वही आपका सूक्ष्म मोटर कौशल कहलाता है। और इसी के साथ में हमने स्थूल मोटर क्रिया पढ़ी थी। सूक्ष्म में क्या आता है? जैसे आपका लिखना आ गया, सुई में धागा पिरोना आ गया, मोतियों की माला बनाना आ गया, कैंची से कोई कागज़ काटना हो गया, ये सारे सूक्ष्म मोटर कौशल में आते हैं। अगर हम बात करें स्थूल की, तो स्थूल में आपका आ जाएगा दौड़ना, खड़े होना, फुटबॉल खेलना, ये सारी चीज़ें आपके स्थूल में आती हैं, ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। पियाजे के अनुसार प्री ऑपरेशनल चरण में बच्चों की सोच की विशेषताओं में सम्मिलित है। सबसे पहले प्री ऑपरेशनल आपने क्या देखा था? पहला आपने देखा था सेंसरी मोटर, दूसरा आपने देखा था प्री ऑपरेशनल, और तीसरा आपने देखा था कंक्रीट ऑपरेशनल, और चौथा आपने देखा था फॉर्मल। अभी आपने कन्वेक्शनल का नाम सुना था, गलती से मैंने बोल दिया था। तो ये जो कन्वेक्शनल है, ज़रा आप ये बताइएगा कि कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ये किसका सिद्धांत है? इन्होंने क्या बताया था? कन्वेक्शनल, प्री कन्वेक्शनल, कन्वेक्शनल, और इन्होंने एक और बताया था, प्री कन्वेक्शनल, कन्वेक्शनल, और पोस्ट कन्वेक्शनल। यही शायद 3, ये तीसरा एक बार आप बताइएगा, तीसरा क्या था? ये आपने नैतिक सिद्धांत में पढ़ा था, ठीक? हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जो बच्चे का पियाजे के अनुसार जो बच्चा प्री ऑपरेशनल चरण है, उसकी कौन-सी विशेषता है? प्री ऑपरेशनल चरण की कौन-सी विशेषता है? क्या ये सेंट्रेशन होता है? क्या ये इरिवर्सिबिलिटी होती है, या इगोसेंट्रिज्म होता है, या फिर उपरोक्त सभी? अगर हम बात कर रहे हैं प्री ऑपरेशनल चरण की, तो ये पियाजे की दूसरी अवस्था थी। कौन-सी अवस्था थी? तो ये दूसरी अवस्था थी। और इन्होंने इसमें क्या-क्या विशेषताएँ बताई थी? तो इन्होंने बताया कि बच्चा इसमें सेंट्रिज्म होता है, सेंट्रेशन होता है इसमें। इरिवर्सिबिलिटी यानी कि जो अपलटावी गुण है। बच्चा, जैसे आप बच्चे को एक छोटा गिलास दीजिए और एक बड़ा गिलास दीजिए, मतलब ये जो छोटा वाला है थोड़ा-सा चौड़ा है, और ये जो बड़ा वाला है ये थोड़ा-सा सकरा है। तो उसको, दोनों में पानी सेम है, आप उसके सामने उलट-पलट कर दिखाइए, लेकिन बच्चे को ये बड़ा वाला पतला वाला गिलास ही पसंद आएगा, क्योंकि उसको लगता है कि इसमें पानी ज़्यादा है। बच्चे के अंदर अभी पलटावी का गुण नहीं आया है। दूसरा, बच्चा इगोसेंट्रिज्म होता है। तो ये सारी की सारी विशेषताएँ, यानी कि ये तीनों ही विशेषताएँ आपके प्री ऑपरेशनल चरण की होती हैं। अगला अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 15 है। अहंकार, जिसे हम ईगो कहते हैं, ईगो के समारोह डॉट 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 पर आधारित हैं। किस पर आधारित हैं?
क्या आनंद के सिद्धांत पर, वास्तविकता के सिद्धांत पर, रिफ्लेक्सेस एक्शन के आधार पर, या फिर इनमें से कोई नहीं? अगर हम बात कर रहे हैं ईगो की, आपने इड, ईगो और सुपर ईगो तीनों पढ़ा है। तो जो आपका ईगो है, ये इड का बड़ा भाई है और ईगो का बड़ा भाई कौन है? सुपर ईगो है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं ईगो जो है, ईगो के समारोह पर ये वास्तविकता का सिद्धांत है, वास्तविकता के सिद्धांत पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, मनोलैंगिक विकास की प्रथम अवस्था है। सबसे पहले आप ये बताइए कि जो मनोलैंगिक विकास है, ये किसके द्वारा दिया गया, किसका सिद्धांत है ये? तो ये आपका फ्रायड का सिद्धांत है, ये आप सभी ने पढ़ा और इन्होंने ही 5 अवस्थाओं का ज़िक्र किया है। उन्हीं अवस्थाओं में से पहली अवस्था को बताना है। क्या ये फैलिक अवस्था है, जेनिटल अवस्था है, जेनाइटल जिसे कहते हैं, मुखीय अवस्था यानी कि जो ओरल है, या फिर लेटेंसी है? तो हमें पता है कि ये पहली जो अवस्था थी वो थी ओरल यानी कि मुखिए, और इसको भी हमने 2 भागों में बाँटा था, एक था आपका चूसड़ और एक था दंसन। यानी कि बच्चा पहले चूसने का कार्य करता है और फिर बाद में क्या करता है, वो काटने का कार्य करता है, ठीक? तो ये जो मनोविकास की यानी कि मनोलैंगिक विकास की प्रथम अवस्था है, प्रथम अवस्था के अंतर्गत आपका मुखीय अवस्था को शामिल किया गया है, या प्रथम अवस्था इसी मुखीय अवस्था को कहते हैं, जिसे हम ओरल स्टेज के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास का पहला चरण है। इन्होंने जो एरिक्सन थे, इन्होंने क्या दिया था, मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था। इसमें इन्होंने कितनी अवस्थाओं का जिक्र किया था, तो 8 का किया था। आपको बताना है कि पहला चरण है क्या है, क्या व्यक्तित्व है, ईमानदारी है, पहल है, या फिर विश्वास बनाम अविश्वास है? तो आपको पता ही है कि जो मनोसामाजिक सिद्धांत या विकास का पहला चरण है, वो है विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। बच्चे को या तो इसमें विश्वास हो जाता है, या तो वो उसको अविश्वास हो जाता है, यानी कि या तो उसके अंदर विश्वास पैदा हो जाएगा या फिर उसका विश्वास हट जाएगा, ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पर आने से पहले एक बार हम फिर से चलते हैं 17वें पर। ये जो आपसे पूछा गया है कि मनोसामाजिक विकास का प्रथम चरण क्या है, तो ये तो आपने देख लिया, विश्वास बनाम अविश्वास है। आपसे जो फ्रायड ने मनोलैंगिक सिद्धांत दिया था या मनोलैंगिक विकास की अवस्थाओं को बताया था, उससे और मनोसामाजिक सिद्धांत के चरणों से तुलना की जाती है। जैसे जैसे आपको बताना है, आपसे पूछा जाएगा कि एरिक एरिक्सन के जैसे फ्रायड के प्रथम अवस्था से मिलती-जुलती अवस्था है, या फिर जो एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत का पहला चरण है, विश्वास बनाम अविश्वास, ये फ्रायड की किस अवस्था से मिलती-जुलती है या किस अवस्था से मेल खाती है? तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन दोनों को कंपेयर करके पूछा जाता है, दोनों की तुलना करके पूछा जाता है, ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। एरिक एरिक्सन के अनुसार निम्नलिखित में से किस भावना के विकास द्वारा शैशवावस्था को पहचाना जा सकता है? यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी भावना है जिसके विकास से आप समझ सकते हैं कि ये शैशवावस्था की बात की जा रही है? क्या ये स्वयं है? क्या ये स्वायत्तता है यानी कि ऑटोनॉमी है, या फिर ट्रस्ट है, या फिर ये सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भरता है? तो बच्चे के अंदर स्वयं स्वायत्त और ये आत्मनिर्भरता जैसा कुछ नहीं होता है शैशवावस्था में। होता क्या है? तो अभी आपने पढ़ा ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, यानी कि विश्वास बनाम अविश्वास। तो आप इसी ट्रस्ट से ही पहचान सकते हैं कि ये एरिक एरिक्सन की जो शैशवावस्था है उसकी बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है। एरिक्सन
द्वारा दी गई ट्रस्ट बनाम मिसट्रस्ट विकास अवस्था फ्रायड द्वारा दी गई निम्नलिखित किस अवस्था से अधिक मेल खाती है? हालाँकि हमने ये क्वेश्चन अभी-अभी आपको बताया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वही मुखी अवस्था। यानी कि यहाँ पर भी प्रथम अवस्था की बात हो रही है और इन्होंने जो फ्रायड ने भी प्रथम अवस्था की बात की थी। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत में उद्योग विरुद्धहीनता के स्तर को किस प्रकार पहचाना जा सकता है? यानी कि ये जो उद्योग बनाम हीनता है, या जिसे आप क्या कहते हैं, जिसे आप श्रम के नाम से भी कहते हैं, परिश्रम बनाम हीनता भी कहते हैं, ये किस स्तर से आप पहचान सकते हैं? क्या ये बच्चों का स्तर है? क्या ये मध्य बचपनावस्था है? क्या ये किशोरावस्था है, या फिर ये युवावस्था है, या युवा प्रौढ़ावस्था है, जो भी है। तो आपको पता होगा, हमने जब इनकी 8 अवस्थाओं को पढ़ा था, तो हमने उसमें आपको समय भी बताया था। ये जो समय होता है, एरिक एरिक्सन के अनुसार जो इन्होंने बताया था कि परिश्रम बनाम हीनता या फिर उद्योग बनाम हीनता, इसका टाइम पीरियड जो होता है वो आपका 6 से लेकर 12 वर्ष माना जाता है। अब इस 6 से 12 वर्ष के जो व्यक्ति है या बच्चा है, जो भी कह लें, वो इसमें से किस स्तर में आएगा? क्या वो बच्चों का स्तर होगा, यानी कि शैशवावस्था होगा, किशोरावस्था होगा, युवावस्था होगा, या फिर मध्य बचपन होगा? तो आपको पता है कि ये मध्य बचपन अवस्था है। 6 से 12 वर्ष की जो आयु है, ये आपकी मध्य बचपन अवस्था कहलाती है। ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है। नवजात के लिए कपड़े के आवश्यक तत्व हैं, यानी कि आप किसी नवजात के लिए कपड़े का चुनाव कर रहे हैं, तो वो कैसा होना चाहिए? आराम होना चाहिए उसमें, हाइजीन होना चाहिए, गर्माहट होना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो हमें पता है, एक बच्चे के लिए जब हम कपड़े का चुनाव कर रहे हैं, यहाँ पर कैसा बच्चा? नवजात बच्चा है। यानी कि ये सारी की सारी विशेषताएँ उसमें होनी चाहिए। कपड़ा आरामदायक होना चाहिए, हाइजीन होना चाहिए, साथ ही साथ उसमें गर्माहट भी होनी चाहिए। यानी कि आपको पता है, जब बच्चा जन्म लेता है, तो वो माँ के गर्भ का जो वातावरण होता है और जो बाहर का जो पर्यावरण होता है, दोनों में कितना डिफ़रेंस होता है। तो इसके लिए उसको जो है कपड़े उसके अनुसार होने चाहिए। उपरोक्त सभी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। एक दंपत्ति बच्चा गोद लेना चाहता है, कोई एक दंपत्ति है जो कि बच्चा गोद लेना चाहता है, उन्हें किस संस्था के साथ ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा? कारा के साथ, डीसीसीडब्ल्यू के साथ, सारा के साथ, या फिर एसएए के साथ करना होगा? तो कल भी हमने पढ़ा था, ये जो ये आपका कारा है, कारा क्या है आपका? तो कारा बच्चों के गोद लेने संबंधित एक आपका अधिनियम है। ये क्या है? ये जो है बच्चों को जिन्हें गोद लेना होता है, वो कारा पर ही जाकर क्या करते हैं? कारा पर ही जाकर ये अपना ऑनलाइन करवाते हैं और बच्चा इनको गोद मिल जाता है। वैसे दत्तक ग्रहण जो होता है, दत्तक ग्रहण के कई नियम होते हैं, जैसे कि कौन बच्चे को गोद ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है। सबसे पहली बात तो आपको वो जो ये गोद लेने के प्रकार हैं, ये भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे एक में बच्चे से सारी जानकारी गुप्त रखी जाती है, एक में बच्चे को सारी जानकारी दी जाती है, एक में होता है कि बच्चे के माता-पिता जो बायोलॉजिकल मदर फादर हैं, वो बच्चे से मिल सकते हैं, एक में होता है नहीं मिल सकते हैं। एक प्रकार का आपका जो दत्तक ग्रहण होता है, गोद लेने का नियम होता है, वो ये होता है कि जैसे फैमिली में ही कोई या रिलेटिव होता है, तो उसके बच्चे को ले लेते हैं। तो ये कई प्रकार के बच्चा लेने का नियम होता है। साथ ही साथ बच्चा कौन ले सकता है, जैसे कोई विधवा है, वो भी ले सकती है, कोई तलाकशुदा है, वो भी ले सकती है। जो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई अगर अकेला है तो वो बच्चा नहीं ले सकता है, ले सकता है। बस उसके कुछ नियम कानून हैं, जैसे कि उम्र कितनी होनी चाहिए, संपत्ति कितनी होनी चाहिए। अगर कोई पुरुष है तो वो
बच्ची को गोद नहीं ले सकता है। जैसे अगर कोई अकेला पुरुष है तो वो किसी लड़की को गोद नहीं ले सकता है। अगर आपके पास आपकी पोती है या फिर नातिन है तो आप बच्ची को लड़की को गोद नहीं ले सकते हैं। अगर आपके पास पोता है या पोता है तो आप लड़के को गोद नहीं ले सकते हैं। अगर माता और पिता की संयुक्त उम्र 90 वर्ष से कम है तो भी बच्चा गोद नहीं ले सकते हैं। दोनों की उम्र 90 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि माता और पिता की उम्र मिलाकर 90 वर्ष होनी चाहिए, तभी बच्चे को गोद ले सकते हैं। तो और अगर कोई व्यक्ति ले रहा है बच्चे को गोद, कोई महिला है या पुरुष है ले रहा है, तो उस बच्चे और उस महिला या पुरुष के दोनों के बीच में कम से कम 25 वर्ष का फासला होना चाहिए। जैसे अगर आप 4 वर्ष के बच्चे को ले रहे हैं तो आपकी उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। तो ये कुछ नियम होते हैं जो कि बच्चा लेने से संबंधित होते हैं। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। शिशु के वस्त्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त बाजू है। अगर किसी बच्चे के लिए वस्त्र लेना है तो उसके लिए सबसे अच्छा बाजू क्या होगा? किमोनो होगा, रेगलॉन होगा, दोनों होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता ही है कि ये आरामदायक बाजू होते हैं, चाहे हम किमोनो की बात करें या फिर रेगलॉन की। अगला क्वेश्चन है, यानी कि उपरोक्त सभी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछ रहा है मध्य जीवन संक्रमण जिसमें प्रजनन शक्ति का ह्रास होता है और स्त्रियों की संतान उत्पत्ति क्षमता समाप्त हो जाती है, पुरुषों के पुरुषत्व में कमी आ जाती है, क्या है? क्या वो क्लाइमेटोरिश है, क्या वो मोनोपॉज है, क्या वो स्पीमार्क है या फिर वो मिनार्क है? तो हमें पता है कि यहाँ पर ये जो गाना गाया गया इतना लंबा चौड़ा, इसका बस सिंपल सा साधारण सा अर्थ है कि जब स्त्रियों को मासिक धर्म आना बंद हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ठीक? तो उसे हम कहते हैं मोनोपॉज कहते हैं। और मिनार्क कब क्या होता है? तो जब पहली बार पीरियड आता है तो वो मिनार्क होता है। स्पिमार्क क्या है? तो जब पुरुष पहली बार परिपक्व स्पर्म को रिलीज करता है तो वो स्पिमार्क कहलाता है। ठीक? एक प्रकार से जैसे मिनार्की को हम कहते हैं कि गर्भाधान के लिए क्या होता है, मतलब जब पहली बार पीरियड आता है लड़की को तो वही मिनार्की कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा गुणसूत्र बच्चों के लिंग का निर्धारण करता है? क्या वो आरएच करता है? क्या वो यक्स करता है? क्या वो वाई करता है या फिर यक्स और वाई दोनों करते हैं? अगर हम बात करें बच्चे के लिंग का निर्धारण करना तो वो कौन करता है? वो ये दोनों करते हैं। कैसे? ये आपसे पूछा, ये नहीं पूछा है कि लड़के के लिंग का निर्धारण कौन करता है, यहाँ पर पूछ रहा है बच्चे के लिंग का निर्धारण कौन करता है। तो एक्स और वाई दोनों से होता है। क्यों? क्योंकि माँ के पास जो होता है वो यक्स होता है और पिता के पास जो होता है वो यक्स और वाई होता है। तो लड़की कब बनेगी? जब यक्स और यक्स मिलेंगे तब बनेगी लड़की, और जब यक्स और वाई मिलते हैं तब बनता है लड़का। तो इन दोनों से ही लिंग का निर्धारण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। भ्रूण के संपूर्ण शरीर को आच्छादित करने वाले रोमिल बाल को कहते हैं। साधारण शब्दों में बोले तो जो बच्चे के पेट का बाल होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्या उसे हम टेराटोजेन कहते हैं, एमनियॉन कहते हैं, वॉर्निक्स कैसोसा कहते हैं या फिर लेंगो कहते हैं? तो भ्रूण के शरीर पर जो रोमिल बाल होते हैं उन्हें हम लेंगो कहते हैं। ये जो वॉर्निक्स कैसोसा है ये क्या है? तो आपने देखा होगा जो बच्चा है जब वो जन्म लेता है तो उसके शरीर पर कुछ चिपचिपा सा पदार्थ चिपका होता है, उसी को ही हम वॉर्निक्स कैसोसा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। देर से होने वाली रजोनिवृत्त से रोग हो सकता है। अगर किसी को देर से रजोनिवृत्त हो रही है तो इससे कौन सा रोग हो सकता है? कैंसर, एड्स, हैजा या फिर एनीमिया?
तो हमें पता है कि ये तीनों नहीं बल्कि हमें कैंसर का खतरा होता है। अगर किसी व्यक्ति को, किसी महिला को देर से रजोनिवृत्त हो रही है तो उसे कैंसर होने की संभावना है या फिर उसे कैंसर हो सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। कह रहा है वह अंग जिसके द्वारा भ्रूण को माता के रक्त से पोषण मिलता है। बच्चे को पोषण किससे मिलता है? क्या गर्भाशय में मिलता है? क्या डिंब नलिका में मिलता है? क्या गर्भनाल से मिलता है या फिर नाभिनाल से मिलता है? अगर हम बात करें बच्चे को जो माँ के भ्रूण से जो भ्रूण को माँ के द्वारा पोषण मिलता है, कैसे मिलता है? तो वो मिलता है प्लेसेंटा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। जब जाइगोट क्या क्या होता है तो उसे एक्टोपिक गर्भावस्था कहते हैं। यानी कि एक्टोपिक जो गर्भावस्था है उसे वो कब होता है या किसे कहते हैं? जब जाइगोट स्थापित नहीं होता है, या जब जाइगोट वाहिनी नली में स्थापित होता है, या फिर जब जाइगोट गर्भाशय में स्थापित होता है, या जब जाइगोट अविकसित होता है। तो आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब स्थापित नहीं होता उसकी बात नहीं करेंगे, अविकसित होता है ये सब अलग की बात है। ये जो एक्टोपिक गर्भाशय होता है, गर्भावस्था है, ये हम उस स्थिति को कहते हैं जब जो जाइगोट होता है, जब जो जाइगोट डिंब वाहिनी नली में ही स्थापित हो जाता है, गर्भाशय में नहीं पहुंच पाता है, वो वाहिनी नली में ही विकसित होने लगता है, तो उसी को ही एक्टोपिक गर्भावस्था के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है। आपसे पूछ रहा है कि गर्भवती महिला को सूचित किया गया कि उसका निषेचित भ्रूण गर्भाशय के अतिरिक्त दूसरी जगह पर विकसित हो रहा है। इस स्थिति को कहते हैं, इस स्थिति को क्या कहेंगे? क्या इसे आप RH आसंगत कहेंगे, इन विट्रो निषेचन कहेंगे, सिरोगेशी कहेंगे या फिर अस्थानिक गर्भावस्था कहेंगे? अभी इसी से रिलेटेड आपने क्वेश्चन किया कि बच्चा गर्भाशय में ना निषेचित होकर, गर्भाशय में ना पलकर, वहाँ पर जाइगोट ना बनकर कहाँ बन रहा था? डिंब वाहिनी नली में। तो वही चीज़ यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो गर्भवती महिला है उससे बताया गया कि जो उसका निषेचित भ्रूण है वो गर्भाशय में नहीं पल रहा है। आमतौर पर क्या होता है, कहाँ जाता है भ्रूण, कहाँ विकसित होता है? गर्भाशय में। लेकिन उस महिला का भ्रूण जो है वो गर्भाशय में ना स्थापित होकर कहीं और विकसित हो रहा है, तो ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे? ऐसी स्थिति को हम अस्थानिक गर्भावस्था के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है। गुणसूत्र के 22 जोड़ों को कहते हैं। आपको पता है कि मानव में गुणसूत्रों का जो जोड़ा होता है वो 23 होता है। अब जो 22 जोड़े होते हैं वो एक समान होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्या हम उसे ऑटोसोम्स कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, जाइगोट कहते हैं या फिर उसे हम DNA कहते हैं? तो जो मानव के 22 जोड़े होते हैं, 22 जोड़े आपके ऑटोसोम्स के नाम से जाने जाते हैं या फिर इन्हें हम ऑटोसोम्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। गर्भकालीन विषाक्तता संबंधित होती है। ये जो गर्भकालीन विषाक्तता है ये किससे संबंधित है? उच्च रक्तचाप, सूजन, एल्बुमिनेरिया, उपरोक्त सभी। तो कहने का मतलब एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि ये सारी विषाक्तताएं आपको गर्भावस्था में देखने को मिलती हैं, चाहे वो उच्च रक्तचाप हो यानी कि हाई BP हो, सूजन हो या फिर एल्बुमिनेरिया हो। ये सारी समस्या, सारी विषाक्तता आपको गर्भकालीन अवस्था में देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। मानसिक दुर्बलता किसके कारण नहीं होता है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा कारक है जो मानसिक दुर्बलता के लिए जिम्मेदार नहीं है। क्या आनुवंशिक कारक से, क्या गर्भवती के मानसिक तनाव से, दुर्घटना से या फिर गर्भवती माँ के कुपोषण से? अगर हम बात कर रहे हैं मानसिक दुर्बलता तो वो आनुवंशिक कारणों से होता है।
अगर गर्भवती माँ को काफ़ी तनाव में, काफ़ी चिंता में रहती है, तो भी होता है। गर्भवती माँ अगर कुपोषण से ग्रसित है, तो भी मानसिक दुर्बलता होती है। लेकिन ये जो दुर्घटना है, ये दुर्घटना मानसिक दुर्बलता के कारणों के अंतर्गत नहीं आती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। शिशु के जन्म के बाद 15 से 30 मिनट का समय कहलाता है। जो शिशु है जब वो जन्म लेता है तो उसके 15 से 30 मिनट का जो समय होता है वो क्या कहलाता है? कहीं पर ये आपको 10 से 15 मिनट देखने को मिलता है, कहीं से 15 से 30 मिनट देखने को मिलता है, तो आपको परेशान होना नहीं है यहाँ पर बस मिनट की, लेकिन ध्यान रखिएगा ये 30 मिनट से ज़्यादा ना होने पाए, ठीक? तो ये जो 30 मिनट का समय है, 15 मिनट का समय है, इसे क्या कहते हैं? क्या इसे हम पार्ट्यूनेट कहते हैं, नियोनेट कहते हैं, नव शिशु कहते हैं या फिर इसे हम प्रसव कहते हैं? तो ये जो शिशु के जन्म के बाद का जो ये 15 से 30 मिनट का समय होता है, इसी को ही हम पार्ट्यूनेट के नाम से जानते हैं और उसके बाद की जो अवस्था है, उसे हम नियोनेट के नाम से जानते हैं। नियोनेट का अर्थ होता है नवजात, ठीक? अगला क्वेश्चन है, बच्चों के जीवन में कई ध्यान देने वाले हों तो क्या होगा? अगर बच्चे के जीवन में कई कई लोग ध्यान देने वाले होंगे तो क्या होगा? बच्चों का ध्यान केंद्रित होता है, बच्चों को अनुशासित करने में भ्रम पैदा होता है, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता है कि अगर घर में कई लोग बच्चे का ध्यान देने वाले हैं, तो बच्चों का ध्यान केंद्रित होता है। ऐसा नहीं होता है कि बच्चों को अनुशासित करने में भ्रम पैदा होगा। कौन-सा भ्रम पैदा होगा? नहीं, बच्चों का ध्यान केंद्रित अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। शिशु के कपड़ों में ये गला आरामदायक होता है। अगर हम बच्चे के कपड़े की बात करें तो उसके लिए कौन-सा गला सबसे उपयुक्त होगा? क्या कार्टर गला अच्छा होगा, गोल गला होगा, बड़ा गला होगा या फिर चौकोर गला? अगर हम बात कर रहे हैं एक शिशु के, तो शिशु के लिए आरामदायक गला क्या होता है? गोल गला होता है। बच्चा जिसमें आराम का उसे लगता है आराम है, पहनने में भी मतलब उसको पहनाने में भी आसान होता है। बहुत बड़ा गला रहेगा तो भी दिक्कत है, ज़्यादा छोटा गला रहेगा तो भी दिक्कत है। तो बच्चे के लिए जो अच्छा उपयुक्त माना जाता है, आरामदायक गला होता है, वो आपका होता है गोल गला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें बहुतायत में होता है। सबसे पहले आपको ये बताना है कि कोलेस्ट्रम है क्या? कोलेस्ट्रम, ध्यान रखिएगा जब भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो एग्ज़ाम टाइम पे हमारे ऊपर इतना प्रेशर होता है कि हमें कोलेस्ट्रम और कोलेस्ट्रॉल डिफरेंस ही नहीं दिखता है, जो आगे दिखा हमने उसी को टिक कर दिया। तो ये कोलेस्ट्रम और ऑप्शन में आपको कोलेस्ट्रॉल ही सबसे पहले दिया जाता है। तो आपको थोड़ा-सा जब भी एग्ज़ाम देने जाएँ तो थोड़ा पेशेंस के साथ पढ़ना है क्वेश्चन को। हालाँकि मैं कह रही हूँ पेशेंस के साथ पढ़ना है, लेकिन पता है कि प्रेशर होता है उस टाइम पर, तो चीज़ें दिखती ही नहीं हैं। जैसे अगर किसी क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो हम उसे खा जाते हैं, नहीं हमें दिखता ही नहीं है, ब्लैंक हो जाता है, वो नहीं चला जाता है कहीं, बाद में क्वेश्चन में आके चिपक जाता है ना? ऐसे ही होता है। तो जो कोलेस्ट्रम है, ये जो माँ के स्तनों से निकलने वाला प्रथम 2 से 3 दिन तक जो निकलने वाला गाढ़ा पीला दूध होता है, उसी को हम कोलेस्ट्रम के नाम से जानते हैं और ये बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही उपयोगी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या विटामिन होते हैं, क्या इसमें प्रतिजीव होते हैं, खनिज होता है या फिर कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये कोलेस्ट्रम इसलिए अच्छा होता है क्योंकि इसमें प्रतिजीव होते हैं जो कि बच्चों को तमाम प्रकार की बीमारियों से लड़ने की क्षमता को प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? स्तनपान संक्रामक रोगों की घटनाएं और समूह कम कर देती है जिससे शिशु का विचलन और मृत्यु दोनों में कमी आती है। यानी कि अगर कोई माँ स्तनपान करवा रही है तो ये संक्रामक रोगों की जो घटनाएं हैं उसके समूह में कमी ला देता है, जिससे जो बच्चे की मृत्यु दर है उसमें भी कमी आती है। क्या ये बात सच है? क्या ये बात असत्य है? क्या ये बात संबंधित ही नहीं है या ये बात असंगत है?
तो हमें पता है कि ये बात बिल्कुल सत्य है कि स्तनपान संक्रामक रोगों की घटनाओं और समूह में कमी लाती है, जिससे शिशु का विचलन और उनकी मृत्यु दोनों में ही कमी आती है। अगला क्वेश्चन नंबर 39। शिशु में मां के प्रति जीवियों में पाई गई निष्क्रिय कृत्रिम प्रतिरक्षा किस माह तक ही होती है? क्या ये 2 माह तक होती है? क्या ये 3 से 6 माह तक होती है? क्या ये 1 से यानी कि 1.5 वर्ष तक होती है या फिर 1 वर्ष तक होती है? तो ये थोड़ा-सा 1 माह यहाँ पर दिया गया है, लेकिन ध्यान रखिएगा माह ही ले लीजिए, ये माह की बात हो रही है। तो आपको पता है कि जो शिशु में माँ के प्रतिजीवियों में पाई जाने वाली निष्क्रिय कृत्रिम प्रतिरक्षा है, वो 3 से 6 माह तक ही होती है। आपको ये पता है कि बच्चे को हमें कितने माह तक माँ के दूध को देना चाहिए? तो 6 माह तक। उसके बाद हमें और जो भोज्य पदार्थ हैं, हमें बच्चे को खिलाना चाहिए, क्योंकि माता के दूध से वो सारी आवश्यकताएँ बच्चे की पूर्ति नहीं हो पाती हैं। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। बच्चों में अस्थमा का अटैक सामान्यतः किसके कारण बढ़ता है? बच्चों में ये जो अस्थमा का अटैक है, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि अस्थमा किससे संबंधित रोग है? क्या आपने अस्थमा के बारे में पढ़ा है? अगर पढ़ा है तो मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे आप हैं तो बड़े आलसी। आप में से बहुत सारे लोग, क्या 1-2 को छोड़कर सभी के सभी आलसी हैं। कोई जवाब ही नहीं देता है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है कि अस्थमा किससे संबंधित रोग है? आप एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। क्या ये शारीरिक एवं भावनात्मक दबाव से होता है? क्या ये खाद्य एलर्जी से होता है? क्या ये मौसमी परिवर्तन से होता है या फिर उपरोक्त सभी? तो ये सारे कारण किसके होते हैं? अस्थमा के अटैक के सारे कारण होते हैं। तो ये थे आज के आपके 40 क्वेश्चन जिसे हमने डिस्कस किया। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आज के लिए हम यही इतना रखेंगे। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलिएगा जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। हालाँकि मैं रोज़ ये बात कहती हूँ, जाते टाइम मैं रोज़ आपसे यही एक बात कहती हूँ कि कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उसके जवाब ज़रूर दीजिएगा। लेकिन आपको ऐसा लगता है ना, जैसे आपने ये तय कर लिया है कि हम एक कान से सुनेंगे और दूसरे से निकाल देंगे, ये कितना भी कहते रहें हम कमेंट करने वाले नहीं हैं। ऐसा है क्या? अगर ऐसा है तो भी बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।